मर्डर जो था वो समझौता एक्सप्रेस में था, वो प्री मेडिटेटेड मर्डर। हम किसी प्री मेडिटेटेड मर्डर में इन्वॉल्व नहीं। इस पूरे केस में इसको बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करें, आउट ऑफ द वे जाके हम लोग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। कुलभूषण यादव को बचाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ा करेंगे। सुषमा स्वराज साहिबा ने अपनी जनता को खुश करने के लिए बयान तो दे दिया है, लेकिन अब भारतीय पार्लियामेंट में जाहिर है कि उनको अपनी पार्टी को बचाना है। लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा, क्योंकि ये रियासत हमारी है, ये मुल्क हमारा है, पाकिस्तान कोई कॉलोनी नहीं है हिंदुस्तान की। और अगर ये फैसला पाकिस्तान की कोर्ट ने किया है, जो कि सबूत की बुनियाद के ऊपर किया है, तो फिर कौन रोक सकता है पाकिस्तान को कि वो इसके ऊपर अमल दरामद ना करे। बहरहाल उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान को इसके संगीन नताइज भी भुगतना पड़ेंगे। एक दफा इसके ऊपर गौर कर दे, जिसका जवाब आपने वजीर दिफा से सुना, और भरपूर दिफा उन्होंने ये यूं के हवाले से भी बात की, और जनरल राहील के हवाले से उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अभी तक एनओसी मांगा नहीं, लेकिन अगर वो मांगेंगे तो हम उनको इजाजत दे देंगे कि वो जाके बाहर सऊदी अरब के इस अलायंस के सरबराह के तौर पर काम करें। मैं सुनवाना चाहती हूं आपको ख्वाजा साहब का ये स्टेटमेंट भी, उसके बाद फिर वापस अपने मौजू पे आते हैं। जी, हम कतई तौर पे ना कभी किसी मुस्लिम मुल्क के खिलाफ जारियत का हिस्सा बनेंगे, ना किसी मसलक के खिलाफ जारियत का हिस्सा बनेंगे, ना किसी मसल की अलायंस का हिस्सा बनेंगे। और जब एनओसी बिल्कुल ये खदोखाल सामने आएंगे तो मैं बिल्कुल हाउस में हाजिर होगा। आप हुक्म फरमाएं, मैं आके उसके खदोखाल जो है, उसके मुख्तलिफ कॉन्टूर्स जो होंगे वो बयान करूंगा कि ये अलायंस जो है, इसके क्या कॉन्टूर्स हैं, इसके क्या मकासद हैं, इसके टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्या हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या हैं। और जब जनरल रहील को एनओसी दिया जाएगा, मैं इंशाल्लाह ताला वो भी हाउस के उसमें लेके आऊंगा, नॉलेज में लेके आऊंगा। बिल्कुल कतई तौर पर इंशाल्लाह ताला हाउस को जो है वो बगैर इंफॉर्मेशन के बाईपास कतई तौर पर नहीं किया जाएगा। अच्छा, अब हैरत की बात यह है जिससे कि तीन बुनियादी सवाल उभरते हैं। एक सवाल तो यह है कि अगर पाकिस्तान को TORs ही मालूम नहीं, उनके हाथ में ही नहीं, तो फिर वो इस अलायंस का हिस्सा क्यों बने, और पाकिस्तान क्यों बजिद रहा कि इस अलायंस का हिस्सा बने। इसमें स्टेट ऑफ डिनाइल में रहते रहे, फिर एक्सेप्ट कर लिया गया, फिर स्टेट ऑफ डिनाइल में गए, फिर वापस आए हैं। ये बार बार नफी ना हाँ इकरार और इनकार, ये क्यों है? ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। दूसरा कि अगर वो ये कह रहे हैं कि किसी मुल्क के खिलाफ नहीं होगा, किसी मसलक के खिलाफ नहीं होगा, बुध हैं जनाब अली रजा आब्दी साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रुकन कौमी असम्बली हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया। हमारे पास साबिक वजीर दिफा भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बहुत सारी अहम वजारतें इनके पास नहीं, लेकिन वजीर दिफा के तौर पर आज हमारे शो पे, यानी साबिक वजीर दिफा के तौर पर जनाब सैयद नवीद कमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शाह जी आपकी तशरीफ आवरी का। लास्ट बट नॉट लीस्ट खुर्रम दस्तगीर खान साहब, अगेन कॉमर्स मिनिस्टर हैं, वफाकी काबीना का हिस्सा हैं, PMLN का एक बहुत पढ़ा लिखा जाना माना फेस हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट बट नॉट लीस्ट थोड़ी देर के लिए हमें ज्वाइन करेंगे दिल्ली से NDTV के फॉरेन डेस्क के एडिटर जनाब उमा शंकर सिंह साहब। सबसे पहले तो मैं कुलभूषण सिंह के स्टेटमेंट के हवाले से यादव साहब के उमा शंकर जी के पास जाना चाहती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने पैनल के पास भी इसी मौजू के ऊपर आऊंगी। शंकर, आप मुझे सुन सकते हैं? जी, आपकी आवाज मुझे आ रही है। शंकर, कैसा आपकी जो फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने तो कह दिया कि पाकिस्तान को सोचना चाहिए और उसको देखना पड़ेगा, हम हर कीमत पे बचाएंगे कुलभूषण यादव को। किस भरते पे उन्होंने ये बात कर दी है कि वो बचा पाएंगे, और फिर ये भी कहा उन्होंने कि पाकिस्तान देख ले, उसको नताइज भुगतना पड़ेंगे। जी देखिए आसमा, जब कुलभूषण जाधव को वहां पे अगवा किया गया, उसके बाद से लगातार भारतीय विदेश मंत्रालय ये कहता रहा है कि वो वैलिड पासपोर्ट और वीजा पे वहां ईरान में थे, और वहां से उनको अगवा किया गया और पाकिस्तान ले जाया गया। भारत ने कभी इनकार नहीं किया कि कुलभूषण जाधव जो है वो भारतीय नहीं है। अमूमन हमने देखा है कि अगर जासूसी के मामले में कोई शख्स पकड़ा जाता है, या हिंदुस्तान में पकड़ा जाए या पाकिस्तान में, तो दोनों मुल्कों की सरकार खुलकर सामने नहीं आती, ये कबूल नहीं है कि ये उनका शख्स है, ये उनका नागरिक है। कुलभूषण जाधव के मामले में साफ तौर पे भारत ने स्वीकार किया कि वो नागरिक है और नौसेना से रिटायर होने के बाद ईरान में वो बिजनेसमैन के तौर पे अपना काम कर रहे थे। उसके बाद जिस तरह से तकरीबन 13 महीने के दौरान ही, और खासतौर पे आखिरी 3 महीने में जो कथित तौर पे मुकदमा चला बताया जाता है,
गुप्त तरीके से जिस तरह से मुकदमे को अंजाम दिया गया और अब इस सजा की बात आई है, उससे कई तरह के सवालात उठे हैं और उन्हीं सवालातों का जवाब देते हुए आज हमारे विदेश मंत्री ने कहा है कि हर संभव मतलब क्या कर सकता है। मेरा सवाल को बचाने के लिए देखिए शंकर आपके मतलब ये बहस हो रही होगी, एक साल में 13 ऐसे मौके आए। ठीक है, अच्छा मेरी बात सुनिए, आपको ये बात तो पता चल गई होगी कि आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है, क्या क्या ऑप्शंस है जो कि हिंदुस्तान आजमाएगा ताकि पाकिस्तान को जो है वो इस फांसी से की सजा पर अमल दरामद से रोके। क्या 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 ऑप्शंस आपके पास है इस वक्त? जी देखिए, सबसे पहला और बड़ा ऑप्शन जिस पर भारत लगातार कोशिश करता रहा, अब तक 13 जो रिक्वेस्ट हैं वो भेजे गए हैं कॉन्सुलर एक्सेस को लेकर, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से लगातार उसको डिनाई किया गया। हाँ, आज हमने सुना आपके डिफेंस मिनिस्टर को, जिसमें शायद उन्होंने ये बात भी कही है कि अब जबकि सजा का ऐलान हो गया है और ऐसे में अगर भारत की तरफ से लिखित तौर पे कोई गुजारिश आती है, कोई एक इस तरह का रिक्वेस्ट आता है तो उस पर विचार किया जाएगा। अगर उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है तो ये एक अच्छी उन्होंने कहा कि अपील का हक है, उन्होंने कहा कि अपील का हक मौजूद है कुलभूषण जाधव के पास, लेकिन जो सुषमा जी जो धमकी दे रही हैं कि पाकिस्तान देख ले और उसके बाद फिर नतायज, मतलब किस किस्म के नतायज हो सकते हैं? क्या आपके यहाँ से जासूस यहाँ नहीं आए? क्या सरबजीत सिंह यहाँ पे नहीं आए थे? उससे पहले सरजीत सिंह यहाँ पे नहीं आए थे? तो मैं इस बात का भी जवाब दूंगा जी, सिलसिलेवार ढंग से अगर इस बात पे पहुंचे तो इस बात का भी जवाब दूंगा। भारत लगातार कोशिश करता रहा, 13 जो मौके आए जब उन्होंने कॉन्सुलर एक्सेस की मांग की भारत की तरफ से की गई, लेकिन वो नहीं दिया गया। आप कह रही हैं कि विकल्प क्या है? अजमल कसाब हमारा पाकिस्तान ने उसको, पाकिस्तान ने कभी उसको ऑन नहीं किया, ना वो पाकिस्तान के साथ था हुकूमत के। आपने कितनी दफा उसको एक्सेस दी थी भाई? और बहुत सारे और लोग हैं, समझौता एक्सप्रेस के कातिल वहां दंदनाते फिर रहे हैं। कितनी दफा आप मुझे बताइए पाकिस्तान की दरखास्तें आपने हमेशा हर बातचीत में एक मामले को दूसरे मामले से जोड़कर, कुलभूषण जाधव का मामला एक नए तरह का मामला है, एक अलग तरह का मामला है, जिसको आप लोगों ने ये गिरफ्तारी दिखाकर ये पेश करने की कोशिश की कि वो एक खूंखार आतंकवादी है। तो वो नहीं है, वो मान रहे अपने मुंह से कराची में दहशतगर्दी, सफूरा गोट और क्या क्या उन्होंने तस्लीम नहीं। अब्दी साहब आप क्या कहेंगे इस मौजू की? वो कह रहे हैं आपने एक्सेस नहीं दी है, 13 दफा हमने एक्सेस करने की कोशिश की है मगर नहीं दिया आपने। सीना जोरी और एक तो चोरी की हुई है, ऊपर से जिस तरीके के बयानात इनकी आज पार्लियामेंट में भी चलें, इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो ये बार बार कह रहे हैं कि जी उनको ईरान से अगवा किया गया। अगर ईरान से अगवा किया गया तो फिर इन्होंने ईरान की गवर्नमेंट को क्यों नहीं कांटेक्ट किया कि वो क्यों नहीं बता सके कि जी वहां से अगवा भी हुआ था कि नहीं हुआ था। दूसरा, कुलभूषण का जो नाम था वो हुसैन मुबारक पटेल, ये एक सेकंड नेम के साथ चल रहे थे। पहले ये बोलते हैं कि जी वो नेवल ऑफिसर थे जो कि रिटायर हो चुके थे और फिर बिजनेस कर रहे थे। कुलभूषण ये कहता है कि जी मैं एग्जिस्टिंग ऑन ड्यूटी ऑन सर्विस नेवल ऑफिसर हूं, और जो उसके कन्फेशंस थे वो सबने पूरी दुनिया ने सुने। लेकिन ये जो दो चीजें हैं खास तौर पे, एक ईरान से जो अगवा किया गया और उसका जो दूसरा नाम था, उसका जवाब मुझे इंडिया दे दे तो फिर मैं मान जाऊंगा। अच्छा, शायद हम गलत। शंकर ये क्विकली आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं बाकी मौजूआत पे जाती हूँ। जी, The person you are speaking. मेरा ख्याल है कि लाइन कट गई, जवाब आ गया। जवाब आ गया। आपको मेरी आवाज आ रही है? अब आइए शंकर, अब आइए। जी जी हुसैन पटेल साहब, जब जबरदस्ती स्टेटमेंट दिलाए जा सकते हैं तो जबरदस्ती पासपोर्ट भी बनाया जा सकता है। अगर फेक तरीके से अगर किसी को इम्प्लीकेट करना हो तो तमाम तरीके जो हैं वो मौजूद हैं। और इस मामले में जैसा कि एलिगेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी है और जिस तरह की बातें जो है सामने भी आई हैं कि फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया, ईरान से जो जिस तरह से उनको दिलाया गया एक शंकर, ये ईरान से जो अगवा का मामला है ये आपने ईरानी हुकूमत के साथ डिस्कस किया? उनको कितने लेटर्स लिखे आपने, कितने डिमार्शेस लिखे कि जी ईरान से हमारा एक ऑफिसर उठा के अगवा करके किडनैप फर्ज करे पाकिस्तान ले गया? आपने जब कुलभूषण जाधव को ईरान से उठाकर आप पाकिस्तान की जमीन पे ले आए, हाँ। और जब वो आपके कब्जे में है तो उसके बाद उसकी जो जान है
वो आपके हाथ में है। नहीं, आप कह रहे हैं ना ईरान से, आप कह रहे हैं ईरान से अगवा किया गया, तो आपने ईरानी गवर्नमेंट को आप कहते, हमने तो उनसे प्रोटेस्ट किया कि भाई आपने चाबहार के अंदर एक पूरा सेटअप बनाया। और हमने उस दिन प्रोटेस्ट किया जिस दिन रूहानी साहब मौजूद थे यहाँ पे, उस दिन डिक्लेयर किया इनको, हमने उस दिन डिक्लेयर किया। आपने पिछले 1.5 साल में आपने ईरान को कितनी दफा लिखा, वहां की आपकी काउंसलेट ने कितनी दफा एक्सेस मांगा और पूछा कि एक आदमी जो ईरान में आया हुआ था वो उसकी जिम्मेदारी थी, तो वहां पे खुदा ना खास्ता पाकिस्तानी फोर्सेस ने जाके कैसे अगवा कर लिया उसको, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, अगवा करने के तरीके 25 होते हैं। पहला फुसलाकर आप लोग कर्नल वो अच्छा, वो जो नेपाल में किया है, जो नेपाल में किया है, इस तरह उसका काउंटर देना चाह रहे हैं। अच्छा शंकर, ये बहुत सीरियस मामला है, हम समझते हैं कि इसके नवीद कमर साहब। वैसे आसमा, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी जी। आपकी एक सिविल सरकार भी है, और सिविल सरकार की तरफ से जिस तरह के बयानात आते रहे हैं, आज की तारीख में सोशल मीडिया का जमाना है, टीवी का जमाना है, अगर किसी पार्लियामेंट में कोई बयान दिया जाता है तो दूसरे मुल्क के लोग, ये अच्छा सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है खुरम दस्तगीर साहब, आप इसका बिल्कुल, ये मैं जवाब ले देती हूँ आपको। फेडरल मिनिस्टर बैठे हमारे साथ आपकी पार्लियामेंट में, आप हमारी सिविल और पार्लियामेंट, सिविल और मिलिट्री लीडरशिप को अलग अलग पेश कर रहे हैं ना। वो कह रहे हैं कि आपकी पार्लियामेंट, ये सरताज अजीज साहब का जो स्टेटमेंट है उसको रेफर करें, जो 7 दिसंबर को उन्होंने सेनेट में दिया था कि हमारे पास सबूत अभी नाकाफी हैं और इतने नहीं है कि हम कह सकेंगे क्या है, और फिर प्राइम मिनिस्टर चुप रहे। ये उधर सिविल मिलिट्री चल रहा है, क्या कहेंगे आप? वो तो कोशिश करते रहेंगे, लेकिन जो सेल्फ कन्फेशनरी स्टेटमेंट के बाद ये बड़ा वक्त था जब आपने, और क्लियर किया गया है कि ये फील्ड कोर्ट मार्शल हुआ है और पाकिस्तान के आइन और कवानीन के तहत हुआ है। जो शवाहिद हैं वो अगर 7 दिसंबर तक नहीं आए थे तो हो सकता है 31 दिसंबर तक आ गए हों। देखिए, पूरी दुनिया में जो एस्पियोनाज के ट्रायल्स हैं वो बहुत रेयरली पब्लिक होते हैं, और अगर सिविल कोर्ट में होते भी हैं तो यूजुअली उनकी प्रोसीडिंग्स इन कैमरा होती हैं, कोई एविडेंस, कोई चीज जो प्रोसीडिंग है कभी बाहर नहीं आती, और ऐसी एविडेंस प्रोड्यूस की जाती है सिर्फ जज देखते हैं और एजेंसी उनके सामने प्रोड्यूस करती है और फिर फैसला हो जाता है। और अभी अपील का हक है उनके पास, अभी अपील का हक है। और जो अगर वाकई ओन कर रही है हिंदुस्तान की रियासत अपने इस जो सहूलतकार बेटे, उन्होंने कहा है हिंदुस्तान का रियासत का बेटा है, हिंदुस्तान का बेटा जो है वो अगर दहशतगर्दी के सहूलतकार के तौर पर उसको ओन अप कर रहे हैं, तो फिर आ जाएं ओपन कोर्ट में, कहते हैं कि जी हमने, फिर मामला जो है वो फिर आई थिंक एक बेहतर तरीके से शायद खुल जाए। जो बातें अभी तक पाकिस्तान की रियासत जो है वो बहुत सारी वजूहात की बिना पर हम नहीं देखिए, ये एक डिलिबरेट सोच होती है कि भाई ऐसे मामलात में जो एस्पियोनाज के इश्यूज हैं वो नहीं पब्लिक किए जाते। ठीक, अच्छा, लेकिन नवीद कमर साहब, अगर अपील का हक है तो फिर वो कैसे अपील कर सकते हैं? क्योंकि, और दूसरी बात, क्या आप नहीं समझते कि जो ये सवाल आया है कि सिविल जो क़यादत है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने फांसी को डिसोन किया है, अब तक वेलकम नहीं किया, डिसोन तो नहीं किया लेकिन वेलकम भी नहीं किया, प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने कभी दिया ही नहीं यादेव साहब के ऊपर स्टेटमेंट, तो ये जो परसेप्शन जा रहा है ये ठीक परसेप्शन है? नहीं, दो चीजें हैं आसमा। पहली चीज तो ये कि हिंदुस्तान वही कह रहा है जो कि एक्सपेक्टेड है कि हिंदुस्तान कहेगा, लेकिन पाकिस्तान का भी जो है बाय एंड लार्ज मौक़िफ़ वही है जो पाकिस्तान का एक्सपेक्टेड है। आपकी असल जो ये सारी खेल है वो तो दुनिया के फोरम पे खेला जा रहा है। हिंदुस्तान ये सारी चीज़ें, उनको पता नहीं है क्या क्या फैक्ट्स क्या हैं, लेकिन वो एक इंटरनेशनल फोरम पे सारी चीज़ें दिखाना चाह रहा है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक पाकिस्तान जो है वो बैकफुट पे रहा है टेररिज्म के मामले में, दुनिया के परसेप्शन में, और वो रीइंफोर्स करना चाहते हैं। एक चीज़ जो आपके फायदे में जानी थी कि जो अजमल कसाब का टेट फॉर टैट इधर था, उसको हमें हाईलाइट करके और दिखाना था दुनिया को कि हिंदुस्तान जो है उतना ही शायद उससे भी ज़्यादा टेररिज्म में हिस्सेदार है जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में किया जा रहा है, जो कि हम ना कर सके इफेक्टिवली। बिल्कुल, जिस तरह से कुलभूषण साहब ने खुद ये स्टेटमेंट माना है कि कराची में इन्वॉल्व हम रहे हैं, हम बलूचिस्तान में इन्वॉल्व रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ओपननेस थोड़ी सी दिखाने से
पाकिस्तान को फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। तो आप ये डिमांड कर रहे हैं कि थोड़ी ओपननेस होनी हाँ, चाहिए। मेरा ख्याल है कि जितनी भी जो इंफॉर्मेशन है वो दुनिया के सामने रखी जाए तो पाकिस्तान विल कम आउट बेटर ऑफ, क्योंकि हमें वी हैव नथिंग टू हाइड। वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं इस सर में ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। शंकर, मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ बहुत सेन वॉइसेस हैं, हमारे पॉलिटिकल लोग भी, सिविलियन लोग भी, और आपने जवाब सुना कि ओपननेस होनी चाहिए, चीजें या सबूत सामने आने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। छोटी सी ब्रेक के बाद हम इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि क्या पाकिस्तान सऊदी अलायंस से बाहर भी निकल सकता है, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और हमने ख्वाजा आसिफ साहब के स्टेटमेंट पे भी बात करनी है। आपको क्या लगता है लिजा आब्दी साहब, आज जो स्टेटमेंट दिया है सेनेट के अंदर, उससे ये इशारा मिलता है कि कुलभूषण के साथ साथ जो सारी चीजें हैं वो वजारत दिफा देख रही है, ना कि वजीर खारजा होना चाहिए या इवन सरताज अजीज साहब हैं, फातमी साहब हैं, वो चुप हैं, क्यों? देखिए, बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है कि एक ये टास्क जो है ख्वाजा आसिफ साहब को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिया गया है कि इस पे जो भी रिप्रेजेंटेशन करनी है वो करी जाए, लेकिन फॉरेन ऑफिस के बगैर या फॉरेन मिनिस्टर के या जो भी फॉरेन डिपार्टमेंट हमारा है उसके बगैर इसका मसला हल नहीं होगा। ख्वाजा आसिफ साहब बेशक बातें कर लें इसमें, वो पाकिस्तान मिलिट्री का और अपनी मिनिस्ट्री का मौक़िफ़ पेश कर सकते हैं, लेकिन दिस इज़ नाउ एन अपहिल टास्क फॉर द गवर्नमेंट, क्योंकि इनको इंटरनेशनली समन किया जाएगा और वहाँ पे प्रूव करने के लिए कि जी आपने ये प्रोसेस के थ्रू गुजारा। कहाँ इनको समन किया जा सकता है? जो भी फोरम्स होंगे, आई डोंट नो, इट डिपेंड्स। मेरे ख्याल में क्योंकि इसमें आर्बिट्रेशन के लिए भी हो सकता है कुछ और मुल्कों को डाला जाए कि उनके सामने आपको सब उसके जो शवाहिद हैं वो पेश किए जाएं कि आपका जो ये कोर्ट मार्शल हुआ है, जो ट्रायल हुआ है, वाज दैट फेयर, कि उस पे एविडेंसेस थे कि जिसके बेसिस पे इसको ये सजा हुई है। तो गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तो यहाँ तक ठीक है, पाकिस्तान में रहते हुए लोकली तो आपकी हो सकती है, लेकिन फॉरेन ऑफिस की रिस्पांसिबिलिटी अब से शुरू होगी। और कुलभूषण का जो ये जो एक तो उसकी जो कन्फेशन था, आई वुड से दैट इज एन एक्ट ऑफ वॉर, क्योंकि इंडिया की तरफ से एक इस तरह का एक शख्स भेजा गया जिसने एतराफ किया और फिर बेशुमार हमने टेररिज्म, हमारे यहाँ तकरीबन 80,000 शहादतें हुई हैं इस टेररिज्म की वजह से। तो इसका मतलब है कि इंडिया जो उसको कह रहे हैं कि ये इंडिया का बेटा है, तो पूरा इंडिया कबूल कर रहा है। बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन नवीद कमर साहब, अगर ये स्टेटमेंट ख्वाजा आसिफ की बजाय सरताज अजीज देते हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट है? क्योंकि सरताज अजीज साहब ऑन द फ्लोर ये कह चुके हैं कि जी हमारे पास इनफ नहीं है। ठीक है, 3 महीने के बाद सूरत बदल सकती है, लेकिन उनको ये स्टेटमेंट भी नहीं देना चाहिए था। देखिए, मेरा ख्याल है कि ख्वाजा आसिफ यहाँ तो जाहिर है जो डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एग्जैक्टली, यही सवाल था जो कि हिंदुस्तान में परसीव किया जा रहा है, और उस वजह से उन्होंने उस पर्सपेक्टिव से ये जवाब दिया है। अब इज दैट द नेशंस पर्सपेक्टिव? ज़ाहिर है फ्लोर ऑफ द हाउस पे अगर डिफेंस मिनिस्टर एक बात कह रहा है तो उसको इसी तरह से लिया जाना चाहिए। लेकिन फॉरेन मिनिस्टर का ना होना या उनकी खामोशी जो है, अगर या इसको बैकअप नहीं करना, ये सवालात जरूर रेज करता है। लेकिन मेरा ख्याल है पर्सनली कि ये चीज जो है अल्टीमेटली यही व्यू पॉइंट जो है वो आगे जाके प्रिवेल करेगा, वहाँ कोई दूसरा पर्सपेक्टिव फॉरेन ऑफिसर नहीं आएगा, यही प्रिवेल करेगा। तो फिर ये लोगों को, ये तो फिर इंटरनेशनली मैसेज तो जो भी यही जाएगा जो इंडिया परसीव कर रहा है, जो क्या है वही वो जाएगा। लेकिन इस तरह से इस चीज को ट्रीट करना जो है वो यही चीज साबित करता है कि यहाँ इसको इसे लिया जाना चाहिए, इस तरह से ही लिया तो हम सब क्यों पॉलिटिकल गवर्नमेंट ये मैसेजेस क्यों देती है? मसलन यादव साहब के ऊपर प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट का ना आना, आखिरी वक्त तक ये पता चला, हमें जरा ये बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं थी जिसकी बुनियाद के ऊपर या दी नहीं गई या उनके पास थी नहीं वगैरह वगैरह। वो मामला हो या सऊदी अलायंस का मामला हो, एक कंफ्यूज्ड किस्म की खारजा पॉलिसी क्यों है? नहीं, डिवाइडेड पॉलिसी तो मेरी इस्तदा है, आपके तो नाजरीन तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि कुलभूषण यादव का ट्रायल अफवाज पाकिस्तान की छतरी के नीचे हुआ है ना, बिकॉज इट इज अ फील्ड कोर्ट मार्शल। तो लिहाजा पहली स्टेटमेंट जो है वो उन्हीं की तरफ से आनी थी और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने देनी थी। कल जब कौमी असेंबली का इजलास शुरू होगा तो सरताज अजीज जो हैं वो सुषमा स्वराज के बयान का पूरा जवाब कल देंगे। अच्छा, ये
हाँ वो पूरा ये तय है कि वो ये कल तय है, जवाब देंगे। वो पूरा अच्छा, बयान देंगे ठीक और है। जो रिस्पांस हिंदुस्तान की तरफ से आ गया है उसका जवाब वजीर खारजा देंगे। जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है इस सारे ट्रायल से और जो इनके पास इंफॉर्मेशन है, वो उन्होंने आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान के सामने कर दी है। दूसरी बात यह है कि कंफ्यूज्ड फॉरेन पॉलिसी को आप कह सकते हैं इट इज ए बैलेंसिंग फॉरेन पॉलिसी। बैलेंस अमंग हमने अपने जो हमारे खलीज के दोनों तरफ दोस्त हैं, एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ तमाम अरब ममालिक हैं, हमने बहरहाल बैलेंस करके चलना। अब ये कह देना कि जी हम अपने आप को कमिट कर लें, आप बैलेंस करके नहीं चले। आप बैलेंस करके इसलिए नहीं चले कि ईरान तो आपसे, उन्होंने कल अपना स्टेटमेंट दे दिया, वो तो आपसे खुश नहीं है, वो कह रहे हैं कि जी ठीक है ऐसा है तो फिर ऐसा सही। और आज सेनेट के अंदर बहुत वैलिड क्वेश्चन हुए हैं कि अगर किसी दूसरी तरफ फिरके का अलायंस बनेगा तो क्या यहां से रिटायर्ड फौजी वहां पे जाएंगे जो उस फिरके के? मेरी एक तो यही ना कि हर ये अनफॉर्चुनेटली ये मुल्क हमारा है, यही है कि हमें इसको फिरके की नजर से हम देख रहे हैं। बहरहाल स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान का एक क्लियर हिस्ट्री है गल्फ के कंट्रीज के साथ, बहुत सारे रिलेशंस हैं जिनको आप डिफेंस भी, इकोनॉमिक भी, सऊदी अरब हमारे लिए बहुत मोहतरम है, जो उसकी जगह है, जो वो मकाम है। इसीलिए एक ऐसी जो अलायंस है जिसको पहले भी हमने कहा कि जब तक इसके TORs क्लियर नहीं होते, ख्वाजा साहब ने कहा कि हम जाके, तो फिर आप इसका हिस्सा क्यों बन गए जब TORs ही क्लियर नहीं थे आपके? नहीं, देखिए हमने तो एक इंडिकेशन दी है कि हम तैयार हैं, और ये इंडिकेशन पहले भी दी गई थी। अच्छा। जब पार्लियामेंट में ये सारी डिस्कशन हुई, जिस डिस्कशन के बाद ये फैसला किया गया कि हम यमन में अपनी अफवाज नहीं भेजेंगे, वो देखें ना, वो एक बैलेंसिंग एक्ट, बिल्कुल वो बहुत ही अच्छा था, उसको सबने सराहा, देखिए ना, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था। ये एक हिस्टोरिकली पाकिस्तान की तरफ से अपने जो हमारे अरब के दोस्त हैं और भाई ममालिक हैं, उनको ये बताना है कि जी ये आपकी जंग है, हम इसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हैं। आब्दी साहब, ये अगर कोई हर्ष तो नहीं है अगर ये गवर्नमेंट कह रही है, या आपको लगता है कि अगर वो कहते हैं जी मसलक के निगाह से इसको ना लिया जाए, क्या हर्ज है इस पर? कैसे नहीं लिया जाए जब वो ममालिक अपने आप को खुद कह रहे हैं कि हम एक सुन्नी इत्तेहाद क्रिएट कर रहे हैं। नॉट दैट कि कोई मुझे इस पे एतराज है, लेकिन उनकी तरफ से आ रहा है ना। और यमन की अगर जब बात करते हैं तो उस वक्त तो पार्लियामेंट जब खड़ी हो गई थी तो उसकी वजह से नहीं जा सके थे। अगर खाली गवर्नमेंट के ऊपर होता तो वो तो भेज चुकी होती आज और एग्रीमेंट कर चुकी होती, क्योंकि सऊदी अरब को जिस तरह ये फैसिलिटेट करते हैं वो सबके सामने। देखिए अगर ये जंग, ये जो कोalition बन रहा है, ये दहशतगर्दी के खिलाफ बन रहा है ना, आईसिस के खिलाफ बन रहा है कि वो लोग जो मुल्क जो करना चाह रही है, दहशतगर्दी फैलाना चाह रही है, और वो उसमें नहीं वो कोई भी फिरका हो जी। देखिए उसमें जो मुल्क लड़ रहे हैं अभी, इराक लड़ रहा है, सीरिया लड़ रहा है, अफगानिस्तान भी लड़ रहा है, आपका ईरान भी लड़ रहा है जो दाइश से लड़ रहा है, ठीक है ना, और यमन भी, जहां पे ठीक है थोड़ी सी अहले तशी का वो आता है एंगल, लेकिन वो चार ममालिक को आप क्यों नहीं ले रहे हैं इस बाकी 39 कंट्री अलायंस चार ममालिक एग्जैक्टली, और अगर उन चार ममालिक ने अपना इत्तेहाद बना लिया और हमारे किसी जर्नल को ऑफर कर दी कि आइए आप हिस्सा बन जाए, तो हम क्या करेंगे? इसमें आई थिंक थोड़ा सा हिस्टोरिकली हम देखें कि हमने ये पूरी चीज को ट्रीट किस तरह से किया है। सबसे पहले तो अनाउंसमेंट कहाँ से होती है कि पाकिस्तान इस इत्तेहाद का हिस्सा है? पाकिस्तान में नहीं होती, ये वहां से होती है। वो एक न्यूज आइटम आया और उससे वहां से अनाउंसमेंट होती है। उस पे हम कुछ दिनों तक तो कोई अपना रिएक्शन देते ही नहीं है। फाइनली एक पॉइंट पे आके हम मान लेते हैं दबे लफ्जों में कि हाँ हाँ हम इसका हिस्सा हैं। उसके बाद फिर उसके चीफ के अपॉइंटमेंट की बात आती है, उसमें भी हम कभी हाँ कभी ना कभी हाँ। फाइनली एक किसी टेलीविजन प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से यह आता है कि हाँ हम जो है उनको इजाजत दे रहे हैं सऊदी अरब की। आज फिर कह रहे हैं कि हाँ जब करेंगे तो अभी एनओसी मांगा नहीं है तो आई एम सॉरी, ये तो दिस इज ट्राइंग टू मिसलीड द नेशन कि आखिर आप करने क्या जा रहे हैं। अगर आप करना भी है और आपको शर्म भी आ रही है ये मानते हुए कि हमने ये करना है, तो आप कभी हाँ कभी ना वाली पॉलिसी जो है, लेकिन ये हुकूमत का फैसला नहीं है सर, ये रियासत का फैसला है। देखिए रियासत का फैसला है अपनी जगह पे, लेकिन हुकूमत ही रियासत का फेस है और हुकूमत ने ही ये बताना होता है कि उसकी पॉलिसी
क्या है, क्या हम करने जा रहे हैं। तो हुकूमत तो क्लैरिटी दिखाए ना कि भाई आप क्या करना चाह रहे ये हो। कंफ्यूजन तो बहरहाल है खुर्रम साहब। देखिए, आज उन्होंने कहा हम पार्लियामेंट के सामने पेश करेंगे TURs जो भी होंगे, लेकिन आप अगर पहले जब ये खबरें शुरू हुई तब आपने क्यों नहीं पार्लियामेंट के अंदर स्टेटमेंट दिया कि हम TURs देखेंगे फिर हम फैसला करेंगे कि हम इस इत्तेहाद में जाएं? ये स्टेटमेंट तो दे चुके हैं। ये तो सरताज अजीज साहब ने जब ये यमन वाला मामला हुआ था और अलायंस की पहली दफा बात हुई थी तो एक बड़ी क्लियर स्टेटमेंट उस वक्त आ चुकी है। ये तो कई महीने पहले की बात है कि इसको देखा जाएगा, इसको परखा जाएगा। क्वेश्चन ये नहीं, है, उसके बाद फॉरेन ऑफिस ने अनाउंस कर दिया, पिछले से पिछले हफ्ते फॉरेन ऑफिस ने अनाउंस कर दिया कि हम इस अलायंस का हिस्सा हैं और ये किसी के खिलाफ नहीं होगा। फिर ईरान की तरफ से काफी सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल आया, जिसके बाद आज ये स्टेटमेंट दिया है कि हम TURs को पार्लियामेंट के सामने पेश करेंगे। हमें अपने आप को एक जो हमारे रवायती दोस्त हैं उनके साथ हमने अपनी अलायंस भी रखनी है। पाकिस्तान के बड़े डीप इंटरेस्ट That's very fair. हैं, ठीक है जी। और मुझे खुशी है कि यहाँ आईसिस का भी जिक्र हुआ कि आईसिस भी एक बहुत बड़ा कंपाउंडिंग फैक्टर है उस रीजन में इस वक्त कि मामलात को, उसकी जो क्लियर पिक्चर है आईसिस में और आईसिस के से लड़ने के हवाले से और शाम के अंदर, ये तो लिटरली आपके नाजरीन शाम के ऊपर अटैक हुआ है तो सऊदी अरब ने यही कह रहा हूं, वेलकम किया उसको। आपके नाजरीन मुझसे हमसे बेहतर जानते हैं जो उसको देख रहे हैं कि शाम और आईसिस की वजह से प्रैक्टिकली मिडिल ईस्ट का जो मैप है वो हर रोज बदलता है कि कौन किसकी तो हम अब तो उसका हिस्सा बन रहे हैं। तो जो पाकिस्तान की तरफ से जो आप जिसको आप कह रहे हैं ना जी, हम जो कंफ्यूजन है वो दरअसल पाकिस्तान फूंक फूंक कर इस पर कदम रख रहा है। वो बहुत ही एक इस वक्त वॉलेटाइल रीजन है और एक ये कह देना कि जी सिर्फ हम पार्लियामेंट को ये कहने के लिए कि जी हमने ये फैसला कर लिया, नो, वी रियली हैव टू सी until the last minute at almost every juncture। आज उन्होंने इशारा तो बिल्कुल, आज तो ख्वाजा साहब ने इशारा दिया है ना कि अगर TURs नहीं हुए तो इसका मतलब है कि मतलब उन्होंने कहा नहीं, मगर अगर पार्लियामेंट बोलेगी इसके ऊपर तो वो निकल आएंगे। देखिए, सिविल मिलिट्री का इशू इसमें आएगा, जो कि कुलभूषण का भी अगर मैं कहता हूँ ना, क्योंकि हमें गवर्नमेंट को केस ऐसे प्रेजेंट करना पड़ेगा कि जिसमें हम अग्रेसर नहीं शो, हम विक्टिम शो हों। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि आपने देखा शाम में अमेरिका ने भी हमला किया, हम 39 कंट्री अलायंस में जा रहे हैं, उनके पास 60 कंट्रीज का अलायंस है और इसकी जगह उसके अगेंस्ट कौन खड़ा हुआ है? चाइना, रशिया और ईरान। और हम लोग बीच में फंसे हुए हैं इसके, क्योंकि हम चाइना के साथ भी अपनी एक रिलेशनशिप चाहते हैं, हमारा बहुत बड़ा स्टेक है, बहुत बड़ा स्टेक है सीपैक में हमारा, रशिया के साथ हम अपनी दोस्ती करना चाहते हैं, इधर से अमेरिका। तो हम किसके पीछे जाएंगे, मतलब किसके साथ हम खड़े होंगे? इंडिया इधर से एग्रेशन के मोड में आ जाएगा, अभी अफगानिस्तान को यूज करेगा, ईरान आपके से वैसे ही नाराज है, ऊपर से चाइना और रशिया और फिर अगेंस्ट अमेरिका। तो ये इतनी बड़ी खिचड़ी में हम जब बैठेंगे तो ये खिचड़ी जो है ना, वो शाहजी आपसे मैं ब्रेक के बाद पूछती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ही इस खिचड़ी से निकालने की वाहिद कुंजी है और इसका इशारा आज ख्वाजा आसिफ साहब ने दे दिया इन सो मेनी वर्ड्स। और उन्होंने ये भी कहा है कि NOC अभी तक हमारे पास हमें मांगा नहीं गया जनरल राहिल की तरफ से, और अगर मांगा जाएगा तो हम उनको दे देंगे। और ये भी कहा कि 2 साल तक वो सरकारी मुलाजिम है, NOC उनको मतलब वो मांग नहीं सकते, लेकिन अगर मांगेंगे तो हम दे देंगे। इतनी इनायत, इतना खुलूस। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि जिस अलायंस का पाकिस्तान हिस्सा बन गया है और अब NOC की भी बात हो रही है कि जो कि मांगा ही नहीं गया अभी तक जनरल राहिल की तरफ से। नवीद कमर साहब, आपको क्या लगता है आज की स्टेटमेंट से जो ख्वाजा साहब ने शायर ने कहा है ना, खूब पड़ता है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। इट्स अ गुड डिप्लोमेसी बाय द वे। एक तरफ कह रहे हैं कि अगर उन्होंने मांगा तो हम दे देंगे, तो भाई फिर आप ये क्यों बात कर रहे हैं कि नहीं पार्लियामेंट के सामने आएगा, हर चीज रखी जाएगी? मीन्स कि आपने एक फैसला तो कर लिया है, सिर्फ फैसले को सुनाने की बात आप कर रहे हैं। लेकिन सर उन्होंने कहा कि जनरल राहिल के 2 साल रह गए हैं अभी, वो भी तो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है ना। एग्जैक्टली। लेकिन अगर वो मांगेंगे तो हम दे देंगे। तो फिर ये कानून क्यों पढ़ा रहे हो, क्यों बता रहे हो, क्यों पार्लियामेंट की बात कर रहे हो? अगर हर चीज जो है फैसला हो चुका है, सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता से आप वो ब्रेक करना चाह रहे हो कौम के सामने, एक वक्त ये जनरल राहिल के लिए भी पैगाम था कि सर 2 साल से पहले अगर हम आपको देंगे तो वो तो खैर ठीक है, उन पे भी एक सॉर्ट ऑफ वो फेवर कर रहे हैं उनका, लेकिन इन अ वे ये तरीका नहीं होता पॉलिसी बयान देने का या कौम के सामने कोई चीज
रखने खुर्रम साहब, ये क्यों कहना पड़ा? 2 साल हैं आपके वैसे, लेकिन अगर आपने मांगी तो हम आपको दे देंगे। मतलब सिविल मिलिट्री रिलेशन जो पाकिस्तान में है, इट्स लाइक वॉकिंग ऑन एग शेल्स। आप तस्लीम कर रहे हैं? यस, एब्सोल्युटली, इट्स ऑलवेज। देखिए ना, पाकिस्तान में भी कम से कम 2 मजीद हुकूमतें चाहिए, कम से कम एक तो और चाहिए जो अपनी टर्म पूरी करे इंतखाबात के बाद, तो फिर कहीं जाकर बैलेंस दुरुस्त होना शुरू होगा। तो ये मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि ये मजबूरी में आपको कहना पड़ा है? मैं NOC देना ये पड़ा कह है? रहा हूँ कि ये सिविलियन इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को हमेशा ऐसे मामलात में एहतियात बरतनी चाहिए, जो हम बरत रहे हैं और बरतते रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में आइन, यानी प्रेशर के बावजूद एहतियात आप बरत रहे हैं। आइन की अमलदारी जो है, मैं प्रेशर किसकी तरफ से था? मैं अब आपने इतनी जबरदस्त बात कर दी है तो मुझे इस पे मैं सिर्फ ये कहूंगा कि पाकिस्तान में जो आइन और अवाम का जो हक हाकमियत है उसको कायम रखने के लिए अभी हमें इसी तरह चलना है, और हमें जो है ये एक ऐसा टेस्ट है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का कि अगरचे जो आज का मीडिया है 24/7, जिसमें फौरी डिमांड है कि आप अपना स्टैंस ले लें और खड़े हो जाएं और सामने जवाब दे दें और कह दें कि जी हमने ये कर दिया, ये अनफॉर्चुनेटली ना फॉरेन पॉलिसी में पॉसिबल है इस वक्त, और ना ही सिविल। लेकिन खुर्रम साहब, अब तो आप बाउंड हैं कॉन्स्टिट्यूशनली सलाला के वाकये के बाद कि अगर कोई बड़ा एग्रीमेंट होता है या कोई भी एग्रीमेंट होता है तो आपको पार्लियामेंट के साथ शेयर करना पड़ेगा। जी एब्सोल्युटली, तो हम करेंगे। देखिए, ये इसीलिए तो हुकूमत को, जो सिविलियन गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने देखिए ना अपने आप को खुद बाउंड किया है ट्रांसपेरेंसी के लिए, खुद बाउंड किया है ना अपने। वैसे फेयर इनफ, इसमें कोई बुराई तो नहीं ये है। बड़ी अच्छी बात है कि पार्लियामेंट की तरफ और आज एक विंडो भी खोल दी है ख्वाजा हाँ, साहब, और पार्लियामेंट के बगैर ये डिसीजन भी नहीं ले सकेंगे, क्योंकि अगर यूनिलैटरली ले लिया इन्होंने तो फिर पाकिस्तान में एक अजीब ही सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, क्योंकि उसमें जाहिर है देयर इज अ कंसिडरेबल परसेंटेज ऑफ शियाज लिविंग इन पाकिस्तान, क्योंकि इसको देखा इसी तरीके से जा रहा है अनफॉर्चुनेटली, और ये है भी देखना पड़ेगा क्योंकि पूरी दुनिया में इसमें मैं असमा एक बात और कहूंगा कि जी इससे कम से कम मुझे एक तो देखें स्टेट का डिसीजन है ना, ये जो कि मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भी कहा कि जी स्टेट का डिसीजन है कि अगर हम सऊदी अलायंस में जाते हैं तो फिर तो इनको जाना ही पड़ेगा, अगर वो स्टेट का डिसीजन है, अनलेस अदरवाइज हम स्टेट को समझा सकें, गवर्नमेंट और सिविल मिलिट्री मिलके इस चीज पे आ जाए कि जी ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए नहीं है, क्योंकि इससे सेक्टेरियनिज्म पार्लियामेंट कर सकती है, ये पार्लियामेंट कर सकती है। लेकिन इसमें नेशनल एक्शन प्लान जो पिछले हम 1.5-2 साल से खेल रहे थे, वो भी सामने नजर आ रहा है कि देखिए, जब आपने नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो कलादम तंजीमों को खुली छूट देके रखी हुई है, उनको कुछ नहीं कहा किया, बल्कि उनको तो अनबैन करने की भी कोशिश की जा रही है, उनको पनाह भी दी जा रही है, उनको रखा भी जा रहा है, उनको प्रोटेक्टिव कस्टडी में भी रखा जा रहा है, पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा। तो जब आप ये सारी चीजें पिछले 1.5 साल ये देखिए और फिर आगे आप देखिए कि पाकिस्तान किस तरफ लेके जाया जा रहा है। लास्ट कमेंट सर, पार्लियामेंट में आना चाहिए इस मामले को। पार्लियामेंट में आना तो चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट का फैसला भी फिर कबूल करना चाहिए। करेंगे कबूल पार्लियामेंट का फैसला? जी मैं यही कहूंगा कि